पिछले भाग में आपने देखा कि सरोज का पति जितेंद्र, जो नशे और बुरी आदतों में डूबा हुआ था, अपनी पत्नी और बेटे पर अत्याचार करता रहा। आर्यन, जो पढ़ाई में होशियार था, हमेशा एक अच्छे माहौल की उम्मीद करता रहा। लेकिन हालात इतने बिगड़े कि सरोज को मजबूर होकर अपने भाई के घर जाना पड़ा। लेकिन जब जितेंद्र को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से में वहां पहुंचा और सबके सामने सरोज को पीटकर उसे जबरदस्ती अपने घर ले आया। अब देखिए आगे सरोज और आर्यन की जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेती है। भाग 2। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सरोज और आर्यन अपने घर लौट तो आए थे, पर उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कि जितेंद्र अब उनके साथ न जाने क्या करेगा। आर्यन ने घबराते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, अब तो पिताजी न जाने हमारे साथ क्या कुछ व्यवहार करेंगे। जब सरोज ने देखा कि आर्यन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और वह बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो उसने अपने आंसू पोंछ डाले और आर्यन के भी आंसू साफ करते हुए कहा कि अब यहाँ कोई अत्याचार नहीं होगा। वैसे भी मैं सिलाई करके मेहनत तो कर ही रही हूँ, तुम बस अपना पढ़ाई में मन लगाओ। मैं कोई काम तलाश करूँगी। मैं सारा दिन घर से बाहर रहकर काम करूँगी और तुम घर से बाहर रहकर पढ़ाई करना। जब हम दोनों इस घर में होंगे ही नहीं तो फिर तुम्हारे पिता किससे लड़ाई झगड़ा करेंगे। लेकिन जुल्म की ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। थोड़ी ही देर के बाद जितेंद्र घर में आया और गुस्से में दरवाजे को दे मारा और आते ही फिर से बरसना शुरू कर दिया। वह कह रहा था, तेरे भाई ने जो मुझ पर हाथ उठाया, तेरे भाई को इस बदतमीज़ी का हिसाब चुकाना पड़ेगा और मैं ये हिसाब उससे एक ना एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा। लेकिन सरोज चुपचाप उसकी बातों को सुनती रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि घर में और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा और आर्यन फिर इस माहौल के दबाव में आ जाएगा। वह चुपचाप रसोई में चली गई। थोड़ी देर के बाद जितेंद्र पैर पटकता हुआ फिर से बाहर चला गया और रात को ही लौटा। अब उसका मूड पहले से ठीक था। सरोज ने उसके सामने खाना रख दिया। जब वह खाना खा चुका तो सरोज ने उससे धीरे से कहा, मैं आपका हर जुल्म सहने को तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ आर्यन की खातिर। शायद इसके बाद ये मौका ना मिले। आर्यन पढ़ाई में अच्छा है, उसकी पढ़ाई के लिए आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और मैं अपने बेटे के लिए हर तरह से मेहनत करने को भी तैयार हूँ। लेकिन जितेंद्र को कहाँ कुछ समझ में आने वाला था। उसने फिर से सरोज के ऊपर हाथ उठाया तो अब की बार सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, बस बहुत हो चुका, अब की बार ये गलती मत करना। मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, पर तुम कुत्ते की दुम हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आने वाली। कहीं से भी मेरे लिए काम ढूंढ कर ले आओ, जैसे भी होगा मैं मेहनत करूँगी और अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाऊँगी। मैं नहीं चाहती हमारे झगड़े में मेरे बच्चे का नुकसान हो जाए। अब जितेंद्र आंखें फाड़े सरोज की तरफ देख रहा था। उसे सरोज से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आज पहली बार सरोज ने उसका विरोध किया था। इसीलिए जितेंद्र ने अपना हाथ नीचे कर लिया और वह फिर से घर से चला गया। पर सरोज भी इंसान थी, कोई पत्थर तो नहीं थी। वह वहीं चारपाई पर बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी आर्यन उसके पास आया। वह अपनी माँ के दर्द को बहुत अच्छे से समझता था। आर्यन भी अपनी माँ को देखकर रोने लगा। पहले तो आर्यन ने उसे पानी पिलाया और फिर रोता हुआ अपनी माँ से बोला, माँ, आप इधर वापस क्यों आईं? वह आपके भाई थे, मामा आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। सरोज ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, बस तुम दिल लगाकर पढ़ो, मेरी चिंता ना करो। मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार ही चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें अभी जीना है, इसीलिए खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। अब सरोज ने भी अपने मोहल्ले में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। उसने कई जगह पर घर में काम के लिए पता किया, क्योंकि उसकी सिलाई से इतना पैसा नहीं आ पाता था कि आर्यन को अच्छी कोचिंग दिला सके। अब की बार वैसे भी उसकी 12वीं क्लास की परीक्षाएं थी, इसीलिए सरोज नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ाई में कोई भी कमी रह जाए। अगले दिन जब जितेंद्र घर में आया, वह सरोज को अपने मोबाइल में दूसरी औरतों के फ़ोटो दिखाकर तंग करने लगा और बड़ी बेशर्मी से कहने लगा, देखो ये सब मेरी दोस्त हैं, देख ज़रा इनको, ये सब कितनी खूबसूरत हैं। आर्यन काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुका था कि उसका पिता किस तरह का आदमी है, लेकिन वह अपनी माँ की वजह से मजबूर था और चुप था।
जितेंद्र अपनी पत्नी से कहने लगा, मैंने कहा था ना तुझे कि मैं तेरे लिए एक नौकरी का बंदोबस्त करूँगा। मैं खुद भी अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तेरी किस्मत ही ज़्यादा अच्छी है कि तुझे नौकरी मिल गई। अब कोई बहाना ना करना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नौकरी नहीं कर सकती। जितेंद्र की ज़ुबान से बस जैसे आग ही निकलती थी। किसी भी बात को वह सीधी तरह नहीं कहता था। हर बात पर ताने मारने की उसकी पुरानी आदत थी। लेकिन अब सरोज को उसकी किसी भी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका तो मकसद बस मेहनत करके पैसा कमाना था और अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनाना था। सरोज अपने पति से पूछने लगी कि काम कहाँ पर है। जितेंद्र ने पत्नी से कहा, डीएसपी साहब है ना, डीएसपी साहब के घर के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है, क्योंकि डीएसपी की पत्नी ज़रा साफ सफाई ज़्यादा पसंद करती है। उन्होंने अपनी पहली नौकरानी को निकाल दिया है क्योंकि वह अच्छे से सफाई नहीं करती थी। अब तो इस बात का ध्यान रखना कि हर काम को अच्छे ढंग से अच्छी तरह सफाई से करना। अब उसकी जगह पर तू उसके घर में काम करेगी। मैंने उनसे बात कर ली है और फिर अच्छी तनख्वाह भी हर महीने मिला करेगी। साथ ही 2 समय का खाना भी मिलेगा। शाम को छुट्टी हो जाया करेगी। यह सुनकर सरोज को मन में खुशी हुई। चलो अच्छा है, एक अच्छे घर में काम तो मिला। शायद पहले काम था जो जितेंद्र ने ठीक किया था। खुद तो वह निकम्मा था, ऐप करने के अलावा कुछ नहीं करता था। बस भूख के समय घर में आकर रोटियां तोड़ने बैठ जाता। ये भी कभी नहीं पूछता कि कहाँ से आटा आया, कहाँ से किस तरह खाना पकाया गया। सरोज ने अपने पति से कहा, ठीक है, मैं ये नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जितेंद्र ने शक की नज़रों से अपनी पत्नी को घूरा और फिर अकड़ते हुए पूछा, कौन सी शर्त? सरोज उसे कहने लगी, अब आप कभी भी अब घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। मेरे साथ अपने बेटे आर्यन की पढ़ाई का ख्याल करोगे और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं अब भी दिल से आपकी इज़्ज़त करती हूँ, क्योंकि आप मेरे पति हो और मैं दिल से आपको अपना पति मानती हूँ। जितेंद्र अपनी पत्नी से कहने लगा, ये नाटकबाजी बंद कर। मैं जानता हूँ तेरे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। मुंह पर मीठा बोल लेती हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दिल से मुझसे नफरत करती है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि मुझे भी तेरी जैसी औरत की कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ बस तू नौकरी कर और 4 पैसे इस घर में आ जाएं। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। कल तैयार रहना, सुबह मैं तुम्हें डीएसपी के घर छोड़ कर आऊँगा। अच्छी तरह घर को देख लेना और अपने काम को समझ लेना कि वहाँ तुम्हें कौन कौन से काम करने हैं। डीएसपी की पत्नी को किसी तरह की शिकायत का मौका ना देना। अगर मुझे तेरी कोई शिकायत मिली तो फिर मैं तेरा वह हाल करूँगा कि याद रखना। सरोज ने उससे कहा, तुम भी भूले से भी अब की बार मुझ पर हाथ मत उठा देना, क्योंकि मैं मरूं या जिंदा रहूं ये तो बात की बात है, लेकिन मैं अब की बार तुम्हारे साथ वह करूंगी कि शायद तुम जिंदा ना बच सको। उसकी बात सुनकर जितेंद्र बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराया, लेकिन कहीं अंदर उसे भी ये एहसास हो चुका था कि सरोज अब बदल चुकी है। दूसरे दिन जितेंद्र ने सरोज को डीएसपी के घर के दरवाजे पर छोड़कर आ गया। वहाँ एक नौकरानी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने सरोज को घर के सारे काम समझा दिए और बताया, साहब गुस्से के तेज़ हैं, इसीलिए कोशिश करना कि साहब को किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना मिले, और अगर तुम्हारा काम उन्हें पसंद आ गया ना, तो आने वाले समय में तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे और तुम दिल से खुश हो जाओगी। सरोज ने उस नौकरानी से यही कहा, मेरी तरफ से साहब और उनकी पत्नी को किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। सरोज बेचारी वहाँ सारा दिन उनके कपड़े धोती, घर की सफाई के अलावा भी कई काम करती, उनके लिए चाय भी बनाती, लेकिन खाना पकाने के लिए उनका एक अलग शेफ़ था। 18,000 रुपये तनख्वाह तय हुई थी सरोज की, लेकिन जब 1 महीना पूरा हुआ तो महीने के आखिर में उन्होंने 12,000 रुपये दिए गए और उल्टा उस पर ही एहसान जताया गया कि तुम्हारा काम इतना ज़्यादा नहीं है। हालांकि बावर्ची ने एक बार खुद सरोज से कहा था कि तुम्हारे आने से पहले तो यहाँ पर 3-3 नौकर थे, सफाई करने वाला अलग था, कपड़े धोने वाला नौकर अलग था, लेकिन तुम 2 से 3 नौकरों का अकेले ही काम कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं कि चुपचाप से सारे काम करे जा रही हो। अब जब सरोज काम पर चली जाती तो आर्यन घर पर होता।
इस बात का फ़ायदा उठाकर जितेंद्र अपने आवारा दोस्तों को घर में ही बुला लेता और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि अपने बेटे आर्यन से कहता कि मेरे दोस्त के लिए चाय बना कर लाओ। आर्यन अपने पिता से कहता, पिताजी मेरी परीक्षाएं नज़दीक हैं, मुझे पढ़ना है। तो जितेंद्र उसको धमकाता और बुरा भला कहता। वह आर्यन को कहता, कौन सा स्कूल जाकर तो कुछ कमा कर ले आता है, बातें तो ऐसे करता है जैसे बहुत बड़ा कोई अफलातून है। चल जाकर जल्दी से चाय बना कर ला। कुछ समय बाद बड़ा आदमी बनने का भूत तेरे माँ के सर से भी और तेरे सर से भी खुद ही उतर जाएगा। पिता की ये बातें सुनकर आर्यन को बहुत दुख होता था, लेकिन वह चुप हो जाता और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देता। रात को जब सरोज अपने घर लौटी तो आर्यन उससे कहने लगा, माँ मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना, और अपने पिता की सारी बात सरोज को बताई। हालांकि वह अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, पर अब उसे भी लगने लगा था कि अगर वह इस घर में रुका तो वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सकेगा। इसीलिए मजबूरीवश उसे अपनी माँ को सारी बात बतानी पड़ी। जब आर्यन ने ये सब कुछ सरोज से कहा तो वह कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, मैं साहब से पूछ लूँगी, उसके बाद तुम मेरे साथ चला करना और एक तरफ बैठकर पढ़ाई करते रहना। सरोज ने डीएसपी की पत्नी से अपने बेटे के लिए पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन से जब आर्यन स्कूल से वापस आ जाता तो अपनी माँ के पास चला जाता। डीएसपी की पत्नी 2-4 बाजार के काम भी आर्यन से करा लेती। आर्यन को अब सुकून था, कम से कम उसका अपने पिता से तो पीछा छूटा। दोनों माँ बेटे रात तक ही अपने घर लौटते। आज आर्यन की छुट्टी थी, इसीलिए वह अपनी माँ के साथ चला गया। आज सरोज को भी घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी। डीएसपी साहब नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। बावर्ची से कह रहे थे कि नाश्ता जल्दी लेकर आओ, मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है। बावर्ची जल्दी से नाश्ता लेकर आया और पीछे पीछे सरोज भी साहब के लिए चाय बनाकर लेकर आई। लेकिन गलती से चाय की प्याली डीएसपी साहब के कपड़ों पर गिर गई। वह जल्दी से अपनी जगह से उठा और एक ज़ोरदार थप्पड़ सरोज के चेहरे पर दे मारा और उससे कहने लगा, अंधी हो, देख नहीं सकती। सरोज को डीएसपी से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह गुस्से में एक औरत पर हाथ उठाएगा। वह कांप उठी, लेकिन फिर खुद को संभाला और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। साहब मुझे माफ़ कर देना, गलती हो गई। डीएसपी ने उससे कहा, मेरी अदालत में हर गलती की एक सज़ा है, तुझे वह सज़ा ज़रूर मिलेगी। बावर्ची डीएसपी से कहने लगा, साहब माफ़ कर दीजिए, बेचारी नई है, मैं इसे सब सिखा दूंगा, दोबारा इससे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन वह बावर्ची पर गुस्सा करने लगा। बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। डीएसपी ने नौकर से कहा, जाओ जल्दी से जाकर एक कैंची लेकर आओ। उसने बेचारी सरोज की चोटी पकड़ी और कैंची से उसके सारे बाल काट दिए। डीएसपी की पत्नी भी चुपचाप ये सब देखती रही और अपने पति को बिल्कुल भी नहीं रोका, जबकि बावर्ची बेबसी से आंखों में आंसू लिए खड़ा था। डीएसपी ने चिल्लाकर सरोज से कहा, अब दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और नौकर का बंदोबस्त कर लूँगा। लेकिन आर्यन कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसका जिस्म काँप रहा था, उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। धीरे धीरे चलकर वह अपनी माँ के पास आया और सरोज का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज आर्यन को यकीन हो गया था कि इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो अच्छे हैं, नहीं तो यह दुनिया जालिम लोगों से भरी पड़ी है। सरोज रोते हुए कह रही थी, डीएसपी एक बहुत जालिम इंसान है, इसके सीने में दिल ही नहीं है। और दुख की बात तो यह है कि उसकी पत्नी भी मेरा तमाशा देख रही थी। एक औरत होते हुए भी उसे ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। सरोज रोती हुई अपने घर पहुंच गई। आर्यन ने उसे पानी पिलाया और फिर कुछ सोचने लगा और अपने घर से निकल गया। सरोज उसको आवाज़ें देती रह गई, लेकिन उसने कहा, बस माँ अभी आया, और वह डीएसपी के घर के बाहर पहुंचा। डीएसपी ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। वह गाड़ी के सामने आया और डीएसपी से कहा, मेरी माँ के बाल जो आपने काटे हैं वे मुझे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के बाल कूड़ा करकट बने। डीएसपी आर्यन की ये बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन उसके बाद उसने नौकर से कहा कि इसकी माँ के बाल इसको दे दो। नौकर ने बाल आर्यन को देते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, यह जुल्म मेरी आंखों के सामने ही हुआ, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं मजबूर था। इस जालिम का आदेश जो था
आर्यन चुपचाप अपनी माँ के बाल लेकर घर वापस आ गया और अब वह हर समय अपनी माँ के बाल अपने सामने रखकर पढ़ाई करता था, कहीं वह रुक ना जाए और माँ पर किए हुए इस जुल्म को हमेशा याद रखे। लगातार मेहनत करता रहा, उसकी पढ़ाई उसका जुनून बन चुकी थी। वह अब बड़ा हो रहा था और बचपन से जो अत्याचार उसने अपनी माँ के ऊपर होते हुए देखे थे, वह तूफान उसके अंदर उठ रहा था और बाहर आकर सब कुछ तहस नहस कर देना चाहता था। लेकिन उसने खुद को बहुत काबू किया हुआ था, यहाँ तक कि सारी कंपटीशन एग्ज़ाम भी वह बड़ी सफलता के साथ पास करता चला गया और एसपी सिलेक्ट हुआ। फिर जब डीएसपी की प्रमोशन मिली और अपने इलाके में उसकी पोस्टिंग हुई, तो सरोज के लिए तो उसका पूरा जीवन ही सफल हो गया था। लेकिन जितेंद्र ने जब देखा कि अब उसका बेटा एक ऑफिसर बन चुका है, तब उसने भी बेटे से माफ़ी मांगी और कहने लगा, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं होता कि तू मेरा बेटा है। लेकिन अपने पिता की किसी भी बात का आर्यन ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब इन सब बातों का समय बहुत पीछे रह गया था। आज काफ़ी समय बाद उसने अपनी माँ के बाल एक संदूक से निकाले। वह डीएसपी से अपनी माँ के अत्याचार का बदला लेना चाहता था और उसे कानून के कटघरे में लाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह डीएसपी के घर में आया, तो उसे पता चला कि डीएसपी तो पागल हो चुका है। उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इकलौते बेटे की मौत पर उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। वह डीएसपी से बदला लेना चाहता था, लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचा और वहां जाकर डीएसपी की हालत देखी, तो आर्यन देखता का देखता रह गया। डीएसपी की आंखों की रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। वह किसको पहचानता ही नहीं था। उसके चेहरे पर जख्म थे और उसकी कलाइयाँ भी काफ़ी ज़ख्मी थी। आर्यन ने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, यह इंसान अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपने ही चेहरे को नोचता है और अपनी कलाइयों को काटता रहता है, जिसके कारण से अक्सर हमें इसके हाथ बांधने पड़ते हैं। जब से ये पागल हुआ है, इसकी पत्नी भी इसे छोड़कर चली गई है और घर के नौकर भी इसका ख्याल नहीं रखते थे, इसीलिए इसे यहाँ अस्पताल में एडमिट कराया है। यहाँ पर हम इसका ख्याल रखने की कोशिश करते हैं और सरकार की तरफ से भी हमें ये नोटिस मिला था कि इसका ख्याल रखना है, वरना सच्चाई तो ये है कि ये अपने समय का एक बहुत जालिम इंसान रह चुका है। इसका अंदाज़ा मुझे उस दिन हुआ था जब इसकी बीमारी का सुनकर बहुत सारे परिवार इसको देखने के लिए आए थे। इसको नहीं बल्कि इसका अंजाम देखने आए थे। तुमसे पहले यहाँ काफ़ी लोग इसे देखकर वापस जा चुके हैं। डीएसपी को उसके किए गए अत्याचारों की सज़ा मिल चुकी थी, इसीलिए आर्यन ने अपनी माँ के बाल मिट्टी में दबा दिए। फिर उसने अपनी माँ के लिए एक आलीशान घर खरीदा, तो उसकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। तो आर्यन ने कहा कि एक तो ये घर बहुत ज़्यादा टूट चुका है, दूसरे इस घर में कोई अच्छी याद भी नहीं है। माँ, जब भी मैं इस घर में आता हूँ, मुझे अत्याचार और जुल्म ही दिखाई देता है। माँ ने आर्यन की भावनाओं को समझा और जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह जाने लगे, तो आर्यन का पिता भी साथ साथ चलने लगा। तभी आर्यन ने कुछ पेपर उसके पिता को दिए, जो कि उसकी माँ की तरफ से तलाकनामा था, जो एक बेटा अपने पिता को दे रहा था। उसने अपने पिता से कहा, इंसान ज़िंदगी में अच्छे और बुरे जो भी कर्म करता है, उसका फल उसे भोगना पड़ता है। आपने जो कर्म किए हैं, उसके नतीजे में आपको यह मिला है। आपकी परछाई भी अब मैं माँ तक नहीं आने दूंगा। और अपनी माँ को लेकर चला गया। उसके बाद आर्यन ने बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम किया और जो भी जुल्म से सताई औरत या और कोई भी व्यक्ति उसके पास आता, वह उसके अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे तक ज़रूर पहुंचाता था। और आर्यन के पिता जितेंद्र का अंजाम भी ऐसे ही बुरा हुआ। अकेले रहकर वह और ज़्यादा नशे का आदी हो गया था, लेकिन ना उसे अब कोई खाना देने वाला था और ना पानी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे अपने आप को जितना भी ताकतवर समझे, लेकिन एक ना एक दिन उसको अपने जुर्म का हिसाब देना पड़ता है। दुनिया में हर जालिम का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और
इसके बारे में जो भी आपकी राय हो तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहानी देखने के लिए दिल से शुक्रिया।